नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लासेज 20 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए प्रथम मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये मॉडल पेपर अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया था, उस आधार पर हमने ये पेपर तैयार किया है। और साथियों, संपूर्ण सिलेबस का आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। पेपर का जो स्तर है वो किस तरह का रहेगा। साथियों, परीक्षा मोड है जो आपकी ऑफलाइन रहेगी, वहाँ भी और यहाँ भी। परीक्षा जो तिथि है वो 18 से 23 सितंबर तक है, ये आप सभी को पता होगा। कुल 200 अंक के हैं। साथियों, परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटे की रहेगी और इसमें नेगेटिव मार्क की कितनी है, 1/3, अर्थात 3 गलत करने पर आपका 1 सही काट लिया जाएगा। तो साथियों, आपको नेगेटिव पर कंट्रोल करना है। और 200 मार्क में से आपको कितने नंबर चाहिए, अगर पेपर क्वालिफाई करना है, पास करना है, तो साथियों 200 में से कम 130 प्लस नंबर आपको आना चाहिए। इतना नंबर मतलब 65% आपके लगभग 120 में से सही होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो चलते हैं साथियों, अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी पर डिस्कस करते हैं। तो साथियों, इसमें कुल 120 प्रश्न है। अगर आपके 65 प्रश्न यहाँ पर सही हो गए तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। काफ़ी वैकेंसी हैं। और साथियों, जो पूरा पेपर है हमने संपूर्ण सिलेबस के आधार पर बनाया है और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो दिया गया है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला वो क्या रहेगा, राजस्थान के जो देशांतरीय विस्तार है वो है पूर्वी देशांतरीय विस्तार। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए अक्षांशीय जो विस्तार है, अक्षांशीय, तो वो किस तरह का है। साथियों, अक्षांशीय जो विस्तार है वो है उत्तरी अक्षांशीय। ठीक है। हम बोलते हैं उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, तो उसी आधार पर हमको ये आंसर करना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न दिया गया है वो काफ़ी अच्छा है और एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता है। पूछा गया है कि राजस्थान का पाली जिला किस जिले से सीमा नहीं लगाता। दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पाली जिला कितने जिलों से सीमा लगाता है, 8 जिलों से सीमा लगाता है। अब इनमें से कौन सा जिला है जिस पे सीमा नहीं लगाता, जोधपुर, जालोर, राजसमंद, चित्तौड़। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या रहेगा, जिससे पाली जिला सीमा नहीं लगाता वो है राजसमंद। राजसमंद जिले से पाली जिला सीमा नहीं लगाता है। तो तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, ये जो सिलेबस है उसके आधार पर ये आपको प्रश्न देखने मिल रहे हैं। भूगोल के 20 प्रश्न हैं, कला संस्कृति के भी साथियों 20 प्रश्न दिए गए हैं, और इसमें जो मैथ है, साइंस है, कंप्यूटर है, करंट है, साथियों जो सिलेबस तैयार किया गया था उस आधार पर सभी प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, राजस्थान के बांगर प्रदेश में कौन सा भाग शामिल नहीं है। घग्गर बेसिन प्रदेश, लूनी बेसिन प्रदेश, बनास बेसिन प्रदेश या पथरेला मरुस्थल क्षेत्र। तो बांगर प्रदेश में जो क्षेत्र शामिल नहीं है वो कौन सा है। इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो है बनास बेसिन क्षेत्र। दोस्तों, ये बांगर प्रदेश का क्षेत्र नहीं है। बांगर प्रदेश में 3 क्षेत्र शामिल है, घग्गर का मैदान, लूनी बेसिन क्षेत्र, पथरीला मरुस्थल क्षेत्र, और साथियों इसका नागौर का उच्च जो भाग है वो शामिल है। ठीक है। और ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है। 692 किलोमीटर, 930 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 930 मीटर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो हमको बताना है। तो अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है वो है 930 मीटर। चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अरावली से संबंधित एक प्रश्न आने वाला है, ये आप नोट करके रखना और इनको याद कर लेना। जितने भी फैक्ट हैं सारे आपके ध्यान होने चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में सिरोजम, लिथोसॉइल, सलाइन किसके प्रकार हैं। मिट्टी के प्रकार, वस्त्र के प्रकार, खनिज के प्रकार, प्राचीन सिक्कों के प्रकार। तो दोस्तों, ये जो प्रकार हैं ये किसके हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिट्टी के प्रकार। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार वनस्पति के आधार पर जो इसने वर्गीकरण किया है साथियों जलवायु का, वो वनस्पति के आधार पर किया है, लेकिन कितने भागों में किया है ये आपको बताना है। 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में या 7 भागों में। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या रहेगा, जो व्लादिमीर कोपेन है इन्होंने इसका वर्गीकरण किया है मिट्टी का
4 भागों में। पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों वो पूछा गया है, राजस्थान की नई वन नीति की घोषणा कब हुई। तो नई वन नीति कब की घोषणा जो हुई थी साथियों, कब हुई थी ये हमको बतानी है। 18 फरवरी 2008, 10 फरवरी 2015, 18 फरवरी 2010, 30 मार्च 2014। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 18 फरवरी 2010। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो नई वन नीति बनी थी वो कब बनी थी, 18 फरवरी 2010। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपको ये पता होना चाहिए। दोस्तों ये पेपर आपको कैसा लग रहा है। ये जितने भी प्रश्न हैं अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो पिछले पेपर प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं वो सारे हमने यहाँ पर लिए हैं, क्योंकि अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है ये साथियों अधिकतर प्रश्नों को क्या करती है, बार बार रिपीट करती है। और साथियों वहाँ से जो पिछले प्रीवियस पेपर हैं उनमें से वो ही प्रश्न को बार बार एग्जाम में देती है, और वहाँ आपको याद होना चाहिए साथियों। जितने भी प्रीवियस पेपर हैं आपको निकालने हैं अगर आपको ये पेपर फाइट करना है। तो साथियों लास्ट में आप जब 120 प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं तो आप ये बताना करेक्ट कितने हुए थे। ठीक है, कम से कम 65 प्लस करेक्ट होने चाहिए साथियों, नेगेटिव काट पीट के, तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, राजस्थान में शुष्क सागवान के वन किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। ये हमको बताना है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो क्या रहेगा, धौलपुर। धौलपुर में शुष्क सागवान वन नहीं पाए जाते हैं। चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्था राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्था है साथियों ये राजस्थान के जोधपुर जो जिला है उसमें है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछी जाती है ये अनुसंधान संस्था, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है, राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। 1950, 1850, 1750, 1872। तो राजस्थान में जो भूमिगत जल बोर्ड है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1950। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों हम प्रश्नों का एनालिसिस नहीं करवाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये मॉडल पेपर है और इनका एनालिसिस आपको पहले ही करा दिया गया है, और यहाँ पर हम आपको केवल आंसर बताएंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से आंतरिक प्रवाह की नदी जो है वो कौन सी नहीं है। कंकाली, मतलब साथियों ये कांतली है, टाइपिंग मिस्टेक में हो गया। रूपनगढ़, साबी, जवाई। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों जवाई। जवाई जो नदी है वो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, देवाली तालाब के नाम से राजस्थान की किस झील को जाना जाता है। फतेह सागर, पिछोला, फाय सागर, कोलायत। तो दोस्तों देवाली तालाब के नाम से जिस झील को जाना जाता है उसका नाम है फतेह सागर, और फतेह सागर झील कहाँ पर है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, राजस्थान की मरुगंगा के नाम से किस नहर को जाना जाता है। गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा नांगल नहर, चंबल नहर। तो दोस्तों जो राजस्थान की मरुगंगा है वो कौन सी नहर है, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है इंदिरा गांधी नहर। दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों पेपर पत्र है ये, इसका लेवल आपको कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर जो साथी पहली बार चैनल पर आया है उस चैनल को ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर क्लास अच्छी लग रही हो साथियों इसको लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। यहाँ पर साथियों आपको 15 से 20 मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे संपूर्ण सिलेबस के आधार पर और पूरे 120 प्रश्नों के साथ में। तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो सकती है। जिस भी साथी ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये पेपर देखकर माध्यम से आप यहाँ पर अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न है साथियों ये भी आपके जो सामने है। इसमें पूछा गया राजस्थान का वर्तमान जो जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार ये पूछा है, तो कितना है 200, 165, 1928 या 888। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों जनसंख्या घनत्व वर्तमान में जो है वो है 200। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात सर्वाधिक जो रहा है वो किस जिले का है। राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर।
तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है डूंगरपुर। डूंगरपुर जो ज़िला है उसका सर्वाधिक लिंगानुपात रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है, बागड़ प्रदेश में कौन सा ज़िला शामिल नहीं है। तो जो शामिल नहीं है वो हमको बताना है, सीकर, नागौर, चूरू, जयपुर। साथियों बागड़ क्षेत्र है जो उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र है, इसमें जो शामिल ज़िला नहीं है वो है जयपुर। चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है, राजस्थान की पहली राजकीय बस सेवा किस जिले में प्रारंभ हुई थी। तो वो हुई थी जयपुर, जोधपुर, टोंक या अजमेर। तो पहली जो राजकीय बस सेवा प्रारंभ हुई थी वो हुई थी दोस्तों टोंक ज़िले में। जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है, पूर्व से पश्चिम गलियारा। जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो राजस्थान के किस ज़िले में होकर नहीं गुजरता है, कौन सा ज़िला शामिल नहीं है, ये हमको बताना है। उदयपुर शामिल नहीं है, चित्तौड़ नहीं है, कोटा नहीं है या फिर जयपुर नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा वो है जयपुर। जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो जयपुर ज़िले से होकर नहीं गुजरता। साथियों एक प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है। तो जिन जिन जिलों में होकर गुजरता है साथियों वो आप याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो ये आप याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। महाराणा प्रताप हवाई अड्डे की अगर हम बात करें दोस्तों तो वो राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है, उदयपुर में। ठीक है, जो प्रथम ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। और साथियों ये हमारा 20वां प्रश्न है और भूगोल से संबंधित अगर बात करें तो 20 प्रश्न हमारे यहीं समाप्त हो जाएंगे। उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान कौन सा है। जवाहर सागर अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, बंद बारेठ अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य। तो दोस्तों उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान की हम बात करें तो वो है जवाहर सागर अभ्यारण्य। प्रथम ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, सही रहेगा। तो साथियों 20 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 120 प्रश्नों में से 20 में से आपके कितने सही हुए ये भी आप कमेंट करके बताना। प्रथम चरण में आपके 20 प्रश्न जो थे उसमें से कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। अब अगले जो 20 स्टेप है हमारे 20 प्रश्नों का कला संस्कृति के, यहाँ से स्टार्ट होते हैं 21 से 40 तक। इनमें आपके कितने होंगे वो भी कमेंट करके बताना और क्लास को ज़रूर बताना साथियों आपको क्लास कैसी लग रही है, और अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना साथियों। अगर आपको करंट से संबंधित प्रश्न चाहिए साथियों तो यहाँ पर हमने 100 प्रश्नों का एक फैक्ट बनाया साथियों, मॉडल बनाया है। और वो 100 प्रश्न आपके जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 में आयोजित होने वाली है 18 से 23 सितंबर साथियों, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं ये 100 प्रश्न। तो जिस भी साथी को चाहिए इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम सबसे भव्य मंदिर कौन सा है। किराड़ू सोमेश्वरनाथ, पार्श्वनाथ भगवान, तिलेश्वर महादेव, ओम श्याम मंदिर। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है, गुर्जर प्रतिहार का सबसे अंतिम और भव्य मंदिर की हम बात करें तो वो है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। और किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर कहाँ पर है साथियों, बाड़मेर ज़िले में। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, अच्छा प्रश्न है जो आपसे फिर से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जगत शिरोमणि जो मंदिर है उसका निर्माण जयपुर में किसने करवाया था। जगत सिंह, कनकावती, राज सिंह, कर्मावती। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, कनकावती। कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। अच्छा प्रश्न है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है, राजस्थान के निम्न त्योहारों में सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है। ऊंट महोत्सव बीकानेर, वेणेश्वर महोत्सव डूंगरपुर, मरु महोत्सव जोधपुर, माही महोत्सव बांसवाड़ा। तो साथियों इसमें जो सुमेलित नहीं है वो रहेगा मरु महोत्सव जोधपुर। साथियों मरु महोत्सव जोधपुर में नहीं भरता, ये कहाँ पर भरता है ये आपको कमेंट में आंसर देना है साथियों। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है, एकलिंग जी मंदिर का निर्माण कौन सी सदी में हुआ। 8वीं सदी, 7वीं सदी, 11वीं सदी या 15वीं सदी। तो दोस्तों एकलिंग जी मंदिर की अगर बात करें
तो इसका जो निर्माण हुआ था वो कौन सी सदी में हुआ था? करेक्ट आंसर रहेगा 15वीं सदी में। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। और एकलिंग जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में साथियों? उदयपुर जिले में। कहाँ पर है? राजस्थान के उदयपुर जिले में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो कौन सा है? आपको पता है भाषा बोलियाँ आपके सिलेबस में ऐड किया गया है, वहीं से ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्राचीनतम जो ग्रंथ है साथियों वो कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भरतेश्वर बाहुबली घोड़। दूसरा ऑप्शन जो है साथियों वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। भाषा बोलियों में से संबंधित 2 या 3 प्रश्न फिक्स हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछे गए हैं या देखे गए हैं। साथियों इसमें पूछा है मालवी बोली किन 2 भाषाओं का मिश्रण है? तो मालवी जो बोली है साथियों मारवाड़ी मेवाड़ी भाषा का मिश्रण है, मेवाड़ी ढूंढाड़ी भाषा का मिश्रण है, ढूंढाड़ी मारवाड़ी भाषा का है, या मारवाड़ी निमाड़ी भाषा का मिश्रण है। तो दोस्तों मालवी जो बोली है वो किन 2 भाषाओं का मिश्रण है? ढूंढाड़ी और मारवाड़ी। एक निमाड़ी साथियों आपको कमेंट करके बताना है जो निमाड़ी है ये किस भाषा की उपबोली है। ठीक है, आपको ये बताना किस बोली की ये उपबोली है। अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में आपको जो आपकी 6 पारी हैं उनमें से एक पारी में ज़रूर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है पृथ्वीराज विजय जो कृति है उसके रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई, नयनचंद सूरी, सारंगधर, जयनायक। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है साथियों जयनायक। ठीक है, चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बातारी फुलवारी। अच्छा प्रश्न है साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजयदान देता ने कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो पहला तो आपको ये याद रखना कि जो बातारी फुलवारी है वो किसकी रचना है? विजयदान देता की। अब ये कितने खंडों में विभाजित है? तो साथियों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है? 14 खंडों में। पहला ऑप्शन जो है साथियों बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है सिंभुदड़ा और कोड़ा नामक जो पुस्तक है किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती, अलखिया, नवल, लालदासी। तो दोस्तों ये जो संप्रदाय है सिंभुदड़ा और कोड़ा जो पुस्तक हैं ये जिस संप्रदाय से संबंधित है उसका नाम है जसनाती संप्रदाय। प्रथम ऑप्शन है जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न दिया गया है ये महाराणा कुंभा से संबंधित है। एक प्रश्न आपसे कुंभा से संबंधित प्रश्न दुर्ग या किसी पुस्तक को लेकर जरूर पूछा जाने वाला है। इसमें पूछा गया संगीत राज कुंभा द्वारा 5 भागों में विभाजित की गए। आपको पता नहीं होगा लेकिन आप नोट कर सकते हैं कि जो संगीत राज है उसको कुंभा ने 5 वर्गों में विभाजित किया था। अब कौन सा इसमें भाग शामिल नहीं है ये हमको बताना है। गीत, वाद्य, नृत्य, तमरा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो क्या है? आपको सही उत्तर जो है वो बताना है। तमरा जो है साथियों इसका हिस्सा नहीं है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है वेणेश्वर मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा, आश्विन, अमावस्या, माघ पूर्णिमा। तो आप सभी को पता होगा नवाटपुरा गांव में वेणेश्वर मेला जो भरता है माघ पूर्णिमा को साथियों डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है ब्लू पोट्री के जो प्रसिद्धि दिलाने वाले जिसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो कौन से हैं साथियों? मोहनलाल, श्रीलाल जोशी, कृपाल सिंह शेखावत या नरोत्तम लाल शर्मा। जिसे ब्लू पोट्री से सम्मानित किया गया साथियों वो व्यक्ति कौन है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित होने वाले? तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है ऊँट के गले का श्रृंगार करते समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। घूमर, सीठना, ओलू, गोरबंद। अगर हम ऊँट के गले की बात करें साथियों उस समय श्रृंगार करते हैं तो गोरबंद नामक एक गीत है, लोकगीत है साथियों, वो गाया जाता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न जब बढ़ते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है कालबेलिया नृत्य करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्था, मांदल, पूंगी, ढोलक। दोस्तों कालबेलिया नृत्य की अगर बात करें तो उस समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है साथियों? पूंगी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पूंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं कालबेलिया नृत्य करते समय। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
और साथ ही अगला जो प्रश्न है ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में कई बार आता है। चंपाकली, मांदलिया, तीमणिया, हालरो आभूषण जो हैं किस अंग में पहने जाते हैं। साथियों आपके 18 से 23 सितंबर तक जो एग्ज़ाम है उनमें से किसी भी पारी में इन 4-5 आभूषणों में से एक आभूषण आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। नोट कर लो, गले में, सिर में, नाक में या कमर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है चंपाकली, मांदलिया, तीमणिया, हालरो जो आभूषण हैं वो किस अंग में पहने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा। तो साथियों ये सारे जो आभूषण पहने जाते हैं वो कहाँ पहने जाते हैं, गले में। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है राव जोधा को मंडोर विजय प्राप्त कराने में किस लोक देवता ने सहायता की थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। गोगा जी, तेजा जी, हड़बू जी, मांगलिया, मेहा जी। तो साथियों मंडोर विजय प्राप्त कराने में राव जोधा की जिसने सहायता की थी वो थे लोक देवता हड़बू जी। और एक साथियों पंचपीरों का आपको याद रखना है। पंचपीर जो लोक देवता हैं हड़बू जी, मांगलिया, मेहा जी, गोगा जी, पाबू जी और रामदेव जी। ये सब साथियों कई बार एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं। पंचपीर में जो शामिल नहीं है और अधिकतर ऑप्शन में आपको तेजा जी या देवनारायण जी देखने को मिलेंगे, तो वो आपको हटा देना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है राजस्थान के गागरोन दुर्ग का प्रथम जो जोहर हुआ वो कब हुआ था। आपको केवल गागरोन दुर्ग पर ध्यान देना साथियों। राजस्थान का गागरोन दुर्ग का जो प्रथम जोहर 1301 में हुआ था, 1303 में, 1423 में, 1444 में। गागरोन दुर्ग में साथियों जो कुल जो जोहर हुए थे वो 2 हुए थे। प्रथम जोहर हुआ था वो कब हुआ था ये प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है 1423 ईस्वी में। और जो दूसरा जोहर हुआ था साथियों वो कब हुआ था, 1444 में। तो आपको याद रखना है तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है प्यारेलाल की हत्याकांड में जो है 20 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी केसरी सिंह बारठ को, उसे किस जेल में ले जाया गया। बेलूर जेल, हजारीबाग जेल, तिहाड़ जेल, टोडगढ़ जेल। तो दोस्तों केसरी सिंह बारठ को जब अरेस्ट किया था तो उसको किस जेल में ले जाए गए थे, हजारीबाग जेल में। 20 साल की इसको सज़ा सुनाई गई थी। साथियों इसके साथ में 3 साथी और थे, अगर आपको उनका नाम याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है राजस्थान के एकीकरण के समय प्रथम चरण में राज प्रमुख किसे बनाया गया। उदयभान, भीम सिंह, शोभाराम या राज सिंह। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, जिसे प्रथम चरण में एकीकरण के प्रथम चरण में क्या बनाया गया था, राज प्रमुख। साथियों उदयभान जो थे उन्हें क्या बनाया गया था, एकीकरण का प्रथम चरण में राज प्रमुख बनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों कला संस्कृति से संबंधित ये हमारा अंतिम प्रश्न है। ठीक है, 20 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे कला संस्कृति के। बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक भाग किस जाति के लोगों ने लिया। भील, धाकड़, जोगी, गरासिया। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है सर्वाधिक जो भाग लिया था धाकड़ जनजातियों ने। भील किसान आंदोलन साथियों कितने वर्ष चला था, 44 वर्ष तक, सबसे लंबा राजस्थान का किसान आंदोलन। तो इन 40 प्रश्नों में से साथियों आपके टोटल कितने मार्क आए हैं या कितने सही हुए हैं आपके हिसाब से, तो वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, 20 तो हो गए भूगोल से संबंधित और 20 हो गए कला संस्कृति से संबंधित। अब साथियों राजनीतिक व्यवस्था जो है उसमें से राज व्यवस्था में से किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो आपकी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ये पूछा है भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गुरुमुख निरंजन, सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों प्रारूप समिति की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा ऑप्शन है जो साथियों बिल्कुल करेक्ट है। पटवार भर्ती 2025 में जो एग्ज़ाम आयोजित हुई थी उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। ये फिर से आपको रिपीट देखने को मिल सकता है, तो आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पहले आपको बता दूं, जिस भी साथी ने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथियों अगर आप इन प्रश्न पत्र को क्लास में ना देखकर अगर डायरेक्ट आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं इसकी आंसर की सहित, तो वो टेलीग्राम पर मिलेगी। और टेलीग्राम जिस भी साथी ने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर साथियों आप जो हमारा चैनल है उसकी बायो में जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लें
और साथ ही कम से कम 20 हम प्रैक्टिस पेपर डालेंगे यहाँ पर, और 20 के 20 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों अगर आपका एवरेज 70 प्लस बैठ गया तो आपका सिलेक्शन इसमें पक्का मानो। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, और साथियों इनमें से काफ़ी प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमारे जिस भी साथी ने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को ज्वाइन कर ले। रही इंग्लिश की साथियों जो करंट संबंधित बातें हैं, करंट अफेयर से संबंधित, तो करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न बनाएंगे, और वहाँ से आपको 100 प्रश्नों में से आपको कम से कम साथियों 7 से 8 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों, और ये प्रश्न पत्र आपके लिए इसीलिए तैयार कर रहे हैं ताकि अधिकतर प्रश्न आपके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएं। साथियों चलते हैं प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है, संविधान में आपातकाल के प्रावधान में अनुच्छेद 356 जो आपातकाल माना गया है, कौन सा आपातकाल लगता है अनुच्छेद 356 के अनुसार? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में राष्ट्रपति शासन, वित्तीय शासन आपातकाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करें अनुच्छेद 356 की, तो जो आपात लगता है वो है राज्य में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। तो राजस्थान की अगर बात करें तो प्रथम जो नागरिक होता है साथियों वो कौन होता है? वो होता है राज्यपाल। तीसरा ऑप्शन जो साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, वह कब मनाया जाता है? तो आपको केवल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो बताना है, वो कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या रहेगा? 8 मार्च। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है, जो विधानसभा है उसमें राजस्थान की कुल सीटें कितनी हैं? 200 है, 500 है, 250 है, या फिर 252 है? साथियों विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कुल सीटें हैं वो कितनी हैं? वो रहेगी 200। प्रथम जो ऑप्शन है, लोकसभा सीट कितनी है? ये है साथियों 25, और राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा ये है साथियों 10, और विधानसभा से संबंधित अगर सीटें पूछी जाए तो 200। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है, न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? प्रधानमंत्री का, राज्यपाल का, राष्ट्रपति का या मुख्यमंत्री का? तो साथियों न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हम स्थानांतरित कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो अहम भूमिका होती है, ये काम होता है साथियों किसका होता है? ये हमको बताना है। तो ये जो काम होता है साथियों ये होता है राष्ट्रपति का। किसका होता है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की सलाह लेकर ये कार्य किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है, जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? सरपंच, उप सरपंच, मुख्यमंत्री, जिला प्रमुख। तो जिला आयोजन जो समिति है उसका जो प्रमुख होता है साथियों वो होता है जिला प्रमुख, या अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? जिला प्रमुख। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न दिया गया है वो पूछा है, राजस्थान में राज्य सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1950, 13 अप्रैल 1947, 13 अप्रैल 1949, 13 अप्रैल 1955। तो साथियों हम बात कर रहे हैं राज्य सचिवालय की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 13 अप्रैल कब हुई थी साथियों? 13 अप्रैल 1949 को। तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है साथियों, राजस्थान की आँख, कान और बाहों, ठीक है ये बाहों है साथियों, बाहों की भांति कौन कार्य करता है? जिलाधीश, सरपंच, तहसीलदार, पटवारी। तो हम बात करें सरकार की जो आँख, नाक और भुजा है, बाहों है, वो कौन है साथियों? जिलाधीश जो होता है वो माना गया। प्रथम ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है साथियों, सूचना का अधिकार अधिनियम किसकी कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूची इसमें शामिल है? तो इसमें जो अध्याय है, धारा है, वो अनुसूचियाँ हैं वो कितनी है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है 31 धारा, 6 अध्याय और 2 अनुसूची। ये आपको नोट करके याद रखना है साथियों, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आपके सिलेबस में जोड़ा गया है और वहाँ से आपको एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अब ये हमारे 10 प्रश्न फिर कंप्लीट हो गए हैं।
राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित। तो आपकी कुल 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। हम नेक्स्ट क्लास आपके लिए तभी लेकर आएंगे साथियों, अगर आपको ये क्लास ठीक लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगले जो हमारे जो बचे हुए प्रश्न हैं अभी हम जस्ट आपके लिए यहाँ पर शो करते हैं। और साथियों जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है या अभी ज्वाइन किया है तो चैनल को ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं उनको बता दूं जिस भी साथी ने अब तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 15 से 20 मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे चतुर्थ श्रेणी से संबंधित जो आपके एग्ज़ाम है 18 से 23 सितंबर तक। उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है साथियों। और आपको यहाँ पर 100% आपके लिए करंट अफेयर से संबंधित लेकर आएंगे। आपका अगर करंट अफेयर से संबंधित समस्या है तो वो आपका समाधान हो जाएगा। 7 से 8 प्रश्न आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो जिस भी साथी ने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को ज्वाइन कर ले। और अगर ये प्रश्न पत्र की आपको केवल PDF और विद आंसर की चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर इसको प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम की चैनल आपको इस यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी। साथियों अगला जो प्रश्न है ये हिंदी से संबंधित है और यहाँ से आगे सारे प्रश्न हिंदी से संबंधित पूछे गए हैं। इनमें पूछा है इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मित्रता, पंडित, इच्छुक या चलना। तो साथियों इनमें जो भाववाचक संज्ञा है वो कौन सी है? मित्रता। पहला ऑप्शन है साथियों वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। वाक्य में रेखांकित जो शब्द है उसमें कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों इसमें पूछा है कि रेखांकित जो शब्द है वो कौन सा है। तो कोई शब्द में रेखा खींची हुई है। तो साथियों कोई शब्द क्या है? ये जो कोई शब्द है ये है अनिश्चय सर्वनाम। क्या है? अनिश्चय सर्वनाम। चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? चलता, प्यारा, रंगीन या ऊंचा। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है प्यारा। दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तस्कर, पता, हाथ, अंधेरा। तो इसमें जो तद्भव शब्द नहीं है अर्थात तत्सम पूछा है, इनमें से तत्सम शब्द जो है वो कौन सा है साथियों? वो रहेगा तस्कर। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है उत्तराधिकार शब्द में कौन सी संधि है? यण, गुण, वृद्धि, दीर्घ। साथियों उत्तराधिकार जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है? तो इसका करेक्ट आंसर है दीर्घ। उत्तर प्लस अधिकार क्या हो जाएगा? दीर्घ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पर्यटन जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है? पर्यटन पर है, प्रति है, परि है या छोटा परि है। तो साथियों इसमें परि प्लस अटन इसका उपसर्ग हम निकालेंगे तो परि प्लस अटन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? परि। जो छोटा री है इसमें ये आंसर सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है लेखक जो शब्द है उसमें अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कै, एक, आक, अक। साथियों कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें प्रत्यय से संबंधित आपके सिलेबस में भी जोड़ा गया है। तो लेखक में जो शब्द में प्रत्यय है साथियों वो कौन सा है? अक प्रत्यय है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। अनल, सिखी, शाश्वत, पावक। तो दोस्तों जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा नहीं है? शाश्वत नहीं है। दोस्तों सिखी जो है, अनल जो है और पावक जो है साथियों ये सारे के सारे अग्नि के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों पूछा है कि जो अनिवार्य शब्द है इसका विलोम क्या होगा? तो अनिवार्य जो शब्द है साथियों इसका विलोम क्या रहेगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है अनिवार्य का जो विलोम होता है वो होता है ऐच्छिक। क्या होता है? ऐच्छिक। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता हो। वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है वो क्या रहेगा? साथियों जो केवल दूसरों में दोष ढूंढता होता है उसको हम बोलते हैं छिद्रावेशी। इसमें जो षटकोण वाला स है वो आपको देखने का मिलेगा। पहला ऑप्शन है साथियों ये बिल्कुल सही आंसर है। छिद्रावेशी उसे कहते हैं जो केवल दूसरे में दोष ही खोजता हो और इसके अलावा कुछ नहीं खोजता हो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो बिल्कुल शुद्ध है? शुद्ध वाक्य को हमको ढूंढना है। तो साथियों 4 वाक्य आपके सामने दिए हैं, इनमें से शुद्ध है वो कौन सा है? तो ये हम आपको बताते हैं साथियों।
कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ये बिल्कुल जो वाक्य है यही शुद्ध है, बाकी सारे के सारे क्या हैं साथियों, रॉन्ग आंसर हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन भी अशुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग अंग टूटना मुहावरे का अर्थ है। साथियों जो अंग अंग टूटना है उस मुहावरे का अर्थ क्या है? एक्सीडेंट होना, बदन में दर्द होना, अंगों में जलन होना, शरीर में स्फूर्ति का न होना। तो जो अंग अंग टूटना तो ये होता है बदन में दर्द होना। दूसरा ऑप्शन है साथियों बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग का अधिक होना। लोकोक्ति का मुहावरा जो है, लोकोक्ति वो हमको बतानी है। अगर वस्तु की पूर्ति की तुलना में अगर मांग ज़्यादा है तो इसमें कौन सी लोकोक्ति है? तो साथियों इसमें जो लोकोक्ति है 63% की हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एक अनार में 100 बीमार। ठीक है, चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा है कि जो एक्शन शब्द है उसका पारिभाषिक शब्दावली में जो अर्थ है वो साथियों वो क्या रहेगा? एक्शन, एक्शन का मतलब होता है साथियों कार्यवाही। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न दिया गया है उसमें पूछा है, समानता सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग किया जाता है? सामान्यतः है साथियों, ये क्या है? सामान्यतः है। सामान्यतः जो सरकारी पत्र होते हैं उसमें किस तरह के संबोधन का प्रयोग किया जाता है? महाशय का, महोदय का, श्रीमान का या मान्यवर का? साथियों प्रपत्र से संबंधित आपके प्रश्न पत्र में सिलेबस में जोड़ा गया है तो वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या रहेगा? महोदय। महोदय संबोधन के लिए आपको वहाँ पर देखने को मिलता है सामान्यतः जो सरकारी पत्र होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि जो कार्यालय है इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? स्पष्टता, सरलता, संक्षिप्तता, आडंबर, भाषा शैली। तो साथियों इसमें जो होना चाहिए वो स्पष्टता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, लेकिन आडंबरपूर्ण जो भाषण जो है शैली है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अर्धसाक्षी जो पत्र है उसमें अंत में हस्ताक्षर पंक्ति की किस तरफ होता है? बाईं ओर, दाईं ओर, बीच में, सबसे ऊपर? तो अर्धसाक्षी जो हम प्रपत्र की बात कर रहे हैं साथ ही इसमें जो हस्ताक्षर होते हैं वो सबसे बाईं ओर होते हैं। ठीक है, कहाँ पर होते हैं? नीचे होते हैं, अंत में होते हैं, सबसे बाईं ओर होते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, आने वाले सभी मेहमानों का रिक्त स्थान पर क्या आएगा? तो साथियों आने वाले जितने मेहमान हैं उसका क्या करेंगे? हम स्वागत करेंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। भौगोलिक शब्द में जो मूल शब्द है वो हमको बताना है। जो भौगोलिक शब्द है उसमें साथियों मूल शब्द क्या है? तो चौथा ऑप्शन जो है साथियों भूगोल, ये इसमें मूल शब्द है। ठीक है, भूगोल। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, परीक्षण शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि? तो दोस्तों परीक्षण शब्द की हम बात करें तो इसमें कौन सी संधि रहेगी? इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है परि प्लस इक्षण। तो इसमें कौन सी संधि रहेगी? परि प्लस इक्षण में साथियों यण नहीं रहेगी, क्या रहेगी? दीर्घ। प्रथम ऑप्शन है जो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। साथियों क्लास आपको कैसे लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट क्लास हम तभी लेकर आएंगे आपके लिए जो प्रश्न पत्र पेपर पत्र, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो। राजस्थान में जो कौन सा रासायनिक है इसमें जो परिवर्तन है वो उदाहरण रासायनिक परिवर्तन का नहीं है? भोजन का पकना, लोहे में जंग लगना, कागज़ में आग लगना या कागज़ के टुकड़ों को फाड़ना? तो साथियों जहाँ रासायनिक परिवर्तन नहीं दिख रहा है, केवल भौतिक परिवर्तन है, वो है भौगोलिक रूप से हम बात करें तो कागज़ के टुकड़ों को फाड़ना क्या है? भौतिक, रासायनिक नहीं है। रासायनिक नहीं साथियों, भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक। बाकी जो तीन उदाहरण हैं ये आपको कैसे परिवर्तन दिख रहे हैं? रासायनिक, क्योंकि इसमें एक चीज़ पर बदलने पर साथियों उसको पुनः वहाँ पर ऐसा का वैसा नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रकाश का परावर्तन जो है उसमें क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन हम बात करें साथियों तो प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है? अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये आप नोट कर सकते हैं। इसमें जो प्रकाश का परावर्तन होता है इसमें दोस्तों होता क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है, आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल, ऑर्नस्टन भिक्षु, जूलिया क्रिस्ट या फिर रॉक
ट्रैक्टन। तो साथियों इसमें आनुवंशिक के जो जनक है वो कौन है दोस्तों, ग्रेगर मेंडल। 73वां जो प्रश्न है उसका प्रथम आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है मलेरिया जो रोग है वो किसके कारण फैलता है। तो किसके कारण फैलता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण। ठीक है, 74वां ऑप्शन में एक जो प्रथम ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है, यक्षा, मधुमेह, चेचक या फिर हैजा। साथियों संक्रामक, इसमें से जो संक्रामक रोग नहीं है वो है मधुमेह। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट करंट से संबंधित प्रश्न आ गए हैं साथियों। इसमें पूछा गया है कि राजस्थान के पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों में जिन्होंने मार्च जो 2025 है स्प्रिंग पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक प्राप्त किए थे साथियों, वो व्यक्ति कौन था। तो आपको पता होना चाहिए और ये प्रश्न पूछा जाएगा साथियों आपसे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है, क्योंकि करंट से संबंधित प्रश्न है, मार्च 2025 का प्रश्न है, उसको तीनों रत्नों से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर साथियों वो रहेगा कृष्णा नागर। प्रथम ऑप्शन है साथियों वो बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और साथियों इसमें एक फैक्ट भी दिया गया है कि जो कृष्णा नागर है वो जयपुर से संबंधित है और वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल से भी पुरस्कृत हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि जो देश है उसका दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है। तो साथियों प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है ये आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है साथियों राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में। दूसरा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9 अप्रैल 2025 में पहली बार पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में राजस्थान के किस पंचायत को देश भर में 8वां स्थान मिला। पूरा भारत की हम बात करते हैं उसमें 8वां स्थान प्राप्त किया था। वो कौन सी पंचायत है साथियों, तो वो है पिडवाल। कौन सी पंचायत है दोस्तों, पिडवाल जो पंचायत है। और पिडवाल साथियों आपको पता होना चाहिए राजस्थान के किस क्षेत्र में है, तो ये डूंगरपुर ज़िले में है साथियों। जो पंचायत है कहाँ पर है, डूंगरपुर ज़िले की पंचायत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला पूछा कि हाल ही 2025 में 2 रिजर्व कंजर्वेशन नवीन बने हैं साथियों, कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं साथियों। इनमें जो नवीन 2 बने हैं वो कौन कौन से हैं। अब प्रेजेंट में आपको रिजर्व कंजर्वेशन की संख्या पता है कितनी है, उनमें से सबसे नवीन जो बने हैं लास्ट के अंतिम 2 वो कौन कौन से हैं। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों 79 जो प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो है पोखला पारेवर जैसलमेर में है साथियों, पोखला पारेवर। और बूचानमैन ये जो है ये जयपुर का क्षेत्र है। तो चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। वर्तमान में 39 रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है जो 80वां प्रश्न है दिसंबर 2024 में पधारो हमारे देश भारत शिखर सम्मेलन जो हुआ था राजस्थान के किस जिले में आयोजित हुआ था साथियों, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो ये जो सम्मेलन हुआ था साथियों 80वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है जयपुर में। कहाँ पर हुआ था, जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अप्रैल 2025 में किस राज्य में सिमलपाट टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है उड़ीसा। कौन सा रहेगा, उड़ीसा। प्रथम ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न है कुसुम योजना का शुभारंभ कब हुआ। जुलाई 2019, जुलाई 2021, जुलाई 2025, जुलाई 2015। तो दोस्तों कुसुम योजना की हम बात कर रहे हैं, इसका जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था जुलाई 2019 को। प्रथम ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है नवंबर 2024 को प्रदेश की कौन सी महिला पैरा एथलेटिक हॉर्स स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से मुंबई में सम्मानित हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, करंट से संबंधित। आपको अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है 18 से 23 सितंबर के किसी एक मॉडल पेपर में आप देख लेना, किसी भी एक पेपर में आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा साथियों, और आप नोट कर लेना। ये प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों 83वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर है अवनी लेखरा। साथियों इसे हॉर्स स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का मुंबई में सम्मानित किया है। अच्छा प्रश्न है, याद रखना। और करंट से संबंधित जो साथी हमारे साथ अभी जुड़ा है उसको बता दूं
100% का एक मॉड्यूल तैयार कर रखा है हमने। साथियों टेलीग्राम पर आपको ये देखने को मिल सकता है, या फिर यूट्यूब पर हम आपके लिए क्लास लेकर आएंगे, उसमें हमको आपको ज़रूर आपको इनको एग्ज़ाम से 2-5 दिन पहले आप ज़रूर हमको कवर करा देंगे, पढ़ा देंगे साथियों। और जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो इनको देखने के लिए साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। और जो प्रश्न पत्र हैं आपको एक तरह से हम कह सकते हैं साथियों, आपको ये दिखने में साथियों मॉडल पेपर दिख रहा है, लेकिन हूबहू पेपर में आपको ऐसे के ऐसे ही जो प्रश्न है साथियों यहाँ पर दिए गए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो जो साथी हमारे साथ ज्वाइन करता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। ये मॉडल पेपर नहीं है, एक तरह से पेपर ही मानो, क्योंकि सेम प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि साहित्य अकादमी द्वारा 2023-24 में पुरस्कारों के लिए हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। अब कितना अच्छा प्रश्न है साथियों, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जिसे सम्मानित किया था साथियों उसका नाम था गगन गिल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, ये हिंदी भाषा साहित्य के लिए सम्मानित हुए थे 2023-24 के पुरस्कार में। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो, राजस्थान पुलिस में कार्यरत किस व्यक्ति चीन में 9 अप्रैल 2025 की घटना है, उसमें खेली गई 10वीं वर्ल्ड कप वूशू प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया साथियों। और राजस्थान पुलिस में भी कार्यरत है और उसने वूशू में वर्ल्ड कप भी जीता है साथियों, स्वर्ण पदक भी जीता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो क्या है, मुकेश गोरा। चौथा ऑप्शन बहुत करेक्ट आंसर है साथियों। और चौथा ऑप्शन जो है ये प्रश्न आप नोट कर लेना साथियों, अच्छा प्रश्न है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों उनको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये हूबहू आपको वहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेंगे साथियों। अब कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्न आ गए हैं, देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर डिवाइस कौन सा नहीं है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड या मीडिया प्लेयर। तो साथियों इसमें जिसमें हार्डवेयर डिवाइस की हम बात कर रहे हैं इसका करेक्ट आंसर है मल्टीमीडिया। जो मीडिया प्लेयर है ये इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें पूछा है दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता का जो कार्य है उसमें से कौन सा भाग शामिल नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट की बात करें विंडोज़ हैं, एप्पल है, वेब ब्राउज़र है, एंड्रॉयड है। साथियों जो नहीं है वो हमको बताना है। तो इसमें से जो शामिल नहीं है वो है वेब ब्राउज़र। साथियों तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, एप्पल इसमें है, एंड्रॉयड इसमें शामिल है, जो शामिल नहीं है वो है वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड की अब बात करें वो कार्यरत नहीं है। जो कार्य नहीं है वो हमको बताना है कि MS वर्ड का कौन सा कार्य नहीं है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आती है वो डेटाबेस को जो मैनेजमेंट करना, ये कार्य माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। बाकी 3 काम आपको दिख रहे हैं, दस्तावेज बनाना, तस्वीर और तालिका जोड़ना, लिखित सामग्री ऐड करना, ये तीनों के तीनों इसके कार्य हैं। बाकी डेटा मैनेज करने का कार्य MS वर्ड का नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किसी डाटा को व्यवस्थित करना, गणना करना आदि कार्य जो है वो किसका होता है। तो साथियों वो जो कार्य होता है वो होता है MS एक्सेल का। किसका होता है, प्रथम ऑप्शन जो है साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है कि जो टेक्स्ट है, चित्र है, वीडियो ऑडियो है, उसमें आदि में स्लाइड शो तैयार करना जो है वो कार्य किसका है। साथियों स्लाइड शो किससे तैयार होता है, वो होता है MS पावर पॉइंट। दूसरा ऑप्शन जो है साथियों वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ से आगे साथियों मैथमेटिक्स जो है, मैथ से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं और ये प्रश्न साथियों वो हैं जो केवल संख्यात्मक रूप से चेंज हो गए, बाकी प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। साथियों इन मैथमेटिक्स प्रश्न के हम केवल आपको आंसर बताएंगे, हल करके नहीं बताएंगे। साथियों इसमें जो हमारा 91 नंबर का प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है 216। आप इसका लघुत्तम लेकर निकाल सकते हैं, इसमें लघुत्तम पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या का जो गुणनफल है। साथियों 8 लगातार सम संख्या जो हैं उनमें औसत निकाल कर सबसे जो छोटी संख्या और बड़ी संख्या है उसका हमको गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल आपको गुणा करके निकालना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि जो क्रय मूल्य है वो क्या होगा यदि हम 50 रुपये में बेचने पर हमको उतना ही लाभ होता है जितना 24 रुपये बेचने पर क्या होती है हानि। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों। प्रथम और अंतिम दोनों संख्याओं को जोड़ के इसमें 2 का भाग
दे देना। और इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या रहेगा साथियों, 37 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। और ऊपर वाला जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हमने आपको नोट नहीं करवाया, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा 680। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न ये है इसमें पूछा है कि यह हानि प्रतिशत है या लाभ प्रतिशत है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होना है 4% की इसमें हानि होगी। आप इसको हल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है साथियों, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, इसमें 12% की कमी होएगी। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है साथियों कि साधारण ब्याज क्या रहेगा। जो संख्या दी गई है आपको, मूलधन 16,000 है, 25% दर है, समय 2 वर्ष है। सो साथियों आपको इसमें क्या पूछा है, साधारण ब्याज। तो 96 नंबर प्रश्न में जो करेक्ट आंसर है वो है, इसमें साधारण ब्याज रहेगा 8,000। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। इसमें प्रश्न पूछा है, इसमें पूछा कि कितने दिन लगेंगे। अगर वर्क से संबंधित प्रश्न है साथियों, राम 10 दिन में कर रहा है, मोहन 20 दिन में कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6 दिन में। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, अनुपात समानुपात से संबंधित आपके सिलेबस में टॉपिक है, वहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि AC का जो अनुपात है वो क्या रहेगा। तो 98 प्रश्न का उत्तर है वो रहेगा 2:3 में। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, 1 से 100 तक की जो अभाज्य संख्या हैं उनकी संख्या कितनी रहेगी। तो वो है 25 साथियों। और अगला और अंतिम जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा है कि 25 डिग्री जो केंद्रीय कोण है उसका जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है 90 डिग्री। तो ये हमारे मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्न हो गए। कुल प्रश्न हो गए साथियों 100। अब बच्चे हमारे इंग्लिश, वो 20 प्रश्न है साथियों इंग्लिश के, आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। इन 100 प्रश्नों में से अगर आपके कुल 65 नंबर से अधिक अगर आपके बैठ रहे हैं साथियों, अर्थात 130 मार्क से अधिक बैठ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और साथियों अगर नहीं बैठ रहे हैं फिर भी आपका ये प्रथम टेस्ट है, और आप अगर 20 हमारे पूरे टेस्ट देख लोगे, मॉडल पेपर के उत्तर और प्रश्न देख लोगे, तो वहाँ से आप इनको अटैम्प्ट कर सकते हो साथियों। इतने प्रश्न आपके आसानी से हो जाएंगे। और जो साथी पहली बार जुड़ा है तो साथियों आपको करंट अफेयर्स के लिए 100 प्रश्न, आपको महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको लेकर आने वाले हैं। तो जिस भी साथी ने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और प्रश्न का लेवल पत्र कैसा रहा है, प्रश्न पत्र का लेवल, ये आपको कमेंट में बताना है। क्योंकि RSSB द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे अब तक पिछली एग्जामों में, वहाँ से प्रश्न पत्र में से प्रश्न लिए गए हैं। तो साथियों काफ़ी अच्छा लेवल है, ठीक ठाक है। और ऐसा ही प्रश्न पत्र में आप, क्योंकि बंटवारे से संबंधित आपने पेपर देखा होगा, उसका लेवल खास नहीं रहा था। क्योंकि RSSB द्वारा जो पिछले प्रीवियस पेपर में से प्रश्न लिए गए थे, सारे पिछले प्रीवियस पेपर से प्रश्न लिए गए थे, इसी तरह चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का भी लेवल रहेगा। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है साथियों, आपको केवल 65 से 70 मार्क लेके आने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।